Bismillahirrahmanirrahim. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education Faisalabad campus. In our today's lecture, we will discuss about the typological species concept. सो स्टूडेंट्स, अगर हम टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट की हिस्ट्री की बात करें तो डार्विन से पहले क्या हुआ करता था कि एक नज़रिया था जिसके मुताबिक ये था कि स्पीशीज़ जो होती हैं ये एक डिस्टिंक्ट या इम्यूटेबल एंटिटी होती हैं, यानी इनमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये फिक्स्ड होती हैं। इनके कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से इनको डिवाइनली क्रिएटेड पैटर्न का नाम दिया जाता था कि इनके अंदर एक खुदा की तरफ से तख्लीक किया गया पैटर्न होता है जिसको आर्कीटाइप कहा जाता था। यानी हर स्पीशी का एक ख़ास पैटर्न है जो कि खुदा की तरफ से उसका बनाया हुआ है और वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फिर इस कंसेप्ट को, ये वाली जो प्रैक्टिस चला करती थी, इसने टाइपोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को जन्म दिया। अब ये टाइपोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट जो है इसको इसेंशियलिस्ट स्पीशी कंसेप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मुताबिक क्या है कि हर स्पीशी के कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं। यानी हर स्पीशी का जो टाइप स्पेसिमन होता है जिसको म्यूजियम के अंदर रखा गया होता है उसके कुछ ख़ास या इसेंशियल फीचर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप उस टाइप स्पेसिमन को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट जो है ना, इसके कई नाम चलते रहे हैं। यानी इसका क्लासिक वर्जन अगर आप देखें तो वो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट भी है, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट भी इसको कहा जाता रहा है। लेकिन अब जो इसके लिए टर्म यूज़ की जा रही वो है रिसेंटली फिनेटिक स्पीशी कंसेप्ट। तो जो इसेंशियलिस्ट स्पीशी कंसेप्ट हो गया, टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट हो गया या मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट हो गया, ये क्या है? ये ओल्डर टर्म्स हैं। जो रीसेंट टर्म इसके लिए यूज़ की जा रही है, यानी क्लासिक टर्म जो नहीं यूज़ हो रही, वो क्या है? फिनेटिक स्पीशी कंसेप्ट है। तो अब जो क्लासिकल टर्म थी उसमें तो आपको पता चल ही गया है कि टाइपोलॉजिकल जो वर्ड है ये वर्ड टाइप से निकला है। अब ये जो है टाइप वर्ड, ये फॉर्मल टेक्सोनोमी के अंदर हम यूज़ करते हैं। यानी कोई भी स्पीशी जिसको जब नेम दिया जा रहा होता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो बताई जा रही होती है उस स्पेसिमन की, तो वो टाइप स्पेसिमन की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही होती है जिसको पब्लिक कलेक्शन के अंदर जो होता है वो डिपॉजिट किया जा रहा होता है। यानी टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पीशी को किस तरह से फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि वो एक टाइप स्पेसिमन को सबसे पहले जो होता है वो डिजिग्नेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं, उसको डिपॉजिट कर देते हैं म्यूजियम के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है कि वो एक जो टाइप स्पेसिमन होता था वो एक आइडियल फॉर्म या मॉर्फोलॉजी शो कर रहा होता था उस खास स्पीशी के लिए। अब साइंटिस्ट जब भी उस तरह के एडिशनल स्पेसिमन्स को लेंगे और उसको जो होगा वो स्पीशी का नेम देना चाहेंगे तो वो टाइप स्पेसिमन को सबसे पहले देखेंगे कि जिसको उन्होंने म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है उसको वो कंसल्ट करेंगे और नया स्पेसिमन जो होगा उसको प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड स्पीशी की बुनियाद पे जो होगा वो नेम दिया जाएगा। अगर तो उसके अंदर वही इसेंशियल फीचर आ रहे होंगे जो कि टाइप स्पेसिमन के उन्होंने म्यूजियम के अंदर रख के दिए थे, तो इस तरह के जो स्मॉल डिफरेंसेस टाइप स्पेसिमन से आ रहे होंगे तो उनको एक्सीडेंटल इम्परफेक्शंस कहा जाएगा। लेकिन अगर लार्ज डिफरेंसेस आ रहे होंगे एग्जिस्टिंग टाइप स्पेसिमन से तो उससे क्या होगा कि साइंटिस्ट जो होंगे वो उसको एक नई स्पीशी का दर्जा देंगे जिसका एक अपना टाइप स्पेसिमन होगा। तो इस तरह से लिविंग वर्ल्ड जो था उसको कैटेगराइज किया गया था इनटू स्पीशीज। तो ये टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट जो था इसमें अगर आप देखें तो इसको फिर बाद में एवोल्यूशनिस्ट जो थे उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को, और आपने पढ़ा भी हुआ है कि उसके बाद फिर एवोल्यूशनरी स्पीशी कंसेप्ट आ गया था। लेकिन अभी भी इसकी कुछ ट्रेडिशंस जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट जो होते हैं वो जब भी स्पीशीज को नेम देते हैं तो वो टाइप स्पेसिमन्स जो म्यूजियम के अंदर पड़े होते हैं उसकी बुनियाद पे नेम दे रहे होते हैं। तो टाइप स्पेसिमन्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि नेम ऑफ स्पीशीज होता है वो मेंशन हुआ होता है, और ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो भी जो होता है स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रही होती है। लेकिन अब अगर हम देखें तो और बेशुमार आपको पता है कंसेप्ट आ चुके हुए हैं जिनमें ये वाला कंसेप्ट जो होता है अक्सर इसको फॉलो नहीं भी किया जा रहा होता। और वो साइंटिस्ट या वो पर्सन जो कि सबसे पहले जो था टाइप स्पेसिमन को डिस्क्राइब कर रहा होता था और उसको पब्लिश कर रहा होता था, तो उसके नेम को स्पीशी के उसको अथॉरिटी का नाम दिया जा रहा होता था। ठीक है ना, उसको अथॉरिटी कहा जाता है। और वो पर्सन का जो नाम होगा या डेट ऑफ पब्लिकेशन जो होगी उसको स्पीशी के नेम के साथ लिखा फिर जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर साइंटिफिक नेम एक स्पीशी का लिखा है तो उसके आगे अगर लीनियस लिखा हुआ और साथ उसकी डेट ऑफ जो है वो कलेक्शन भी है, जैसे 1758 फॉर एग्जांपल, तो वो बता रहा होता है कि लीनियस वो पहला इंसान था जिसने इस स्पीशी को नाम दिया है और इसका ये साइंटिफिक नेम रखा है। तो इस तरह से उसको अथॉरिटी कहा जाता है जो भी टाइप स्पेसिमन का सबसे पहले नेम रख रहा होता है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हिस्ट्री के अंदर कि दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल एंड लीनियस।
तो इन तीनों का ये नज़रिया हुआ करता था, यानी अफलातून, अरस्तू और लीनियस इसके ऊपर बिलीव किया करते थे। और इनका बिलीव यही हुआ करता था कि जो डाइवर्सिटी है ना ऑर्गेनिजम्स की, इसमें क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं या उनकी टाइप्स पाई जाती हैं, जिनको ईडोज ऑफ प्लेटो का नाम दिया जाता था। कि अरस्तू की जो है ना वो उसको अरस्तू ईडोज का नाम दिया करता था, जिसको हम आजकल जो है वो टाइप का नाम दे रहे होते हैं। तो ईडोज जो है ये टाइप के लिए वर्ड उस वक्त अरस्तू यूज किया करता था। तो ईडोज जो है इसमें अगर हम देखें तो ये भी एक इसका नज़रिया था कि आप कभी भी स्पीशीज़ की जो है ना वो इसेंस नहीं बता सकते, कि आपके पास कोई ऐसे तरीकाकार नहीं है कि आप स्पीशी का जो है उसके अंदर मौजूद इसेंस को डिटरमिन कर सकें। इसीलिए फिर डिग्री ऑफ डिफरेंस जो होता है ये कभी भी एक डिसीजिव क्राइटेरिया नहीं है जिसमें आप स्पीशी को जो या टैक्सोन को एज आ स्पीशी जो है वो रैंक कर सकें। तो ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन थी, जो आगे जाके हम दो ऑब्जेक्शंस भी इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस फिर बाद में लगाई गई थी कंसेप्ट के ऊपर। अब इस स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स आप पोस्टुलेट्स देख रहे हैं, यानी 4 नकात है टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट का, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। पहला नुक्ता इसका क्या था कि स्पीशी जो होती हैं इसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं जो कि सेम ही सेंस रखते हैं, यानी तमाम जो इंडिविजुअल्स एक स्पीशी के होंगे उनके अंदर एक ही सेंस होगा, एक जेनेटिक मेकअप होगा, एक डीएनए होगा, एक तरह का मटेरियल होगा। दूसरा इसमें क्या है कि तमाम जो मेंबर्स होंगे एक स्पीशी के, अगर आप उनको देखेंगे तो वो दूसरी स्पीशी के मेंबर से जो होगा उनके अंदर शार्प डिसकॉन्टिन्यूटीज पाई जाएंगी। जैसे अभी आप पढ़ चुके हैं कि ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की बेस पे स्पीशीज जो थी उनको क्लासीफाई किया जा रहा होता था या उनको बताया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप स्पेसिमन। तो इसीलिए ये जो है वो मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट भी कहलाता रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि हर स्पीशी दूसरी स्पीशी से कैसे डिफरेंट है कि उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंसेस आ रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा वाज़िया होते हैं। तो इसीलिए फिर ऐसी स्पीशीज़ को मॉर्फो स्पीशीज़ भी कहा जाता था। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट के अंदर ऐसी स्पीशी को मॉर्फो स्पीशी कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था कि इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली दूसरे इंडिविजुअल से वेरी कर रहे होते थे, ठीक है ना। तो उनके अंदर शार्प डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाएगी, यानी एक मॉर्फोलॉजी दूसरी मॉर्फोलॉजी से काफ़ी हद तक डिफरेंट होगी, दो डिफरेंट स्पीशीज़ की। तीसरा क्या था कि हर स्पीशी के जो मेंबर्स होंगे वो मुसलसल उनकी नस्ल चलती हुई आ रही होगी, वो कांस्टेंट रहेंगे टाइम के साथ साथ। ये नहीं होगा कि अचानक से वो ख़त्म हो गई और उसकी जगह पे एक नई स्पीशी बन गई है या एवोल्यूशन हो गई है। यानी इसमें स्पीशीज़ जो थी वो डिवाइनली क्रिएटेड कहा जाता था, कि उनका एक बॉडी पैटर्न खुदा की तरफ से तख्लीक किया गया होता था, जिसको आर्कीटाइप कहा जाता था। इसी तरह से फिर इसमें क्या था कि चौथा इसका पॉइंट ये कहता है कि स्पीशीज़ जो होती हैं इनके अंदर वेरिएशन जो है वो बहुत रेयर है कि हो, यानी उसमें लिमिट्स हैं कि पॉसिबल वेरिएशन अगर एक स्पीशी के अंदर आ रही है तो बहुत रेयर होगा कि वेरिएशन आ रही है, और थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है एक ही स्पीशी के मेंबर्स में, ज़्यादा नहीं हो सकती। ये इसका बिलीव था इस नज़रिए का। अब स्टूडेंट्स टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट को पूरी दुनिया से जो था वो यूनिवर्सली रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी दो प्रैक्टिकल रीजंस बताई जाती हैं। पहली रीज़न ये थी कि इंडिविजुअल्स कुछ ऐसे भी नेचर के अंदर पाए जाते हैं जो कि कौन स्पेसिफिक होते हैं। कौन स्पेसिफिक मीन्स कि जो कि सेम स्पीशी के मेंबर्स उनको कौन स्पेसिफिक कहा जाता है, ठीक है। तो वो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ यानी कि सेम स्पीशी के वो मेंबर्स होते थे, हालांकि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आ रहा होता था, यानी मॉर्फोलॉजिकली वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन वो हैं क्या, सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको पता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जब होती है तो उसमें मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी और तरह की होती है, हालांकि दोनों एक ही स्पीशी के मेंबर्स होते हैं। इसी तरह एज डिफरेंसेस में आपको पता है कि इंसेक्ट्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि एग्स है, लार्वा है, प्यूपा है, अडल्ट है, तो ये सारी स्टेजेस एक ही इंसेक्ट की होती हैं लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट होती। तो क्या आप उनको डिफरेंट स्पीशीज मान लेंगे? तो वो डिफरेंट स्पीशीज तो नहीं ना है, वो तो सेम स्पीशी के ही मुख्तलिफ हालतें हैं एक ही स्पीशी के मेंबर्स की। इसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म में आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है वो मॉर्फोलॉजीज पाई जाती हैं एक ही स्पीशी के मेंबर्स के अंदर, दो से ज़्यादा, ठीक है ना। पॉली का मतलब है मैनी। इसी तरह से आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अक्सर इंडिविजुअल वेरिएशंस कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर पाई जा सकती हैं, यानी एक ही स्पीशी के मेंबर्स होने के बावजूद स्पीशीज़ जो है वो लग रहा है कि मुख्तलिफ स्पीशी के मेंबर्स हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो क्या आप उनको मुख्तलिफ स्पीशी मान लेंगे? तो ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन थी जिसकी वजह से ये कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया। ये पहली ऑब्जेक्शन थी। अब दूसरी ऑब्जेक्शन स्टूडेंट इसके ऊपर क्या थी कि अब आपको पता है कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी फितरत के अंदर पाई जाती हैं जिनको हम सिबलिंग स्पीशी का नाम दे रहे होते हैं। तो सिबलिंग स्पीशीज जो हैं वो आपको पता है कि मॉर्फोलॉजिकली तो बहुत ज़्यादा रेयरली होता है कि एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रही हों, लेकिन वो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती हैं, मतलब वो आपस में इंटरब्रीड नहीं नॉर्मली कर सकती हैं। तो अब इसीलिए डिग्री ऑफ डिफरेंस जो है उसको आप कभी भी एज अ डिसीजिव क्राइटेरिया नहीं ले सकते कि जब भी आप टैक्सोन को एज अ स्पीशीज़ रैंक कर रहे हों तो डिफरेंस को, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस को आप उसमें कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते कि उसकी बुनियाद पर आप कोई फैसला ले सकें या कोई डिसीजन ले सकें, क्योंकि हो सकता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर जो हैं वो एक जैसे नज़र
आ रहे हों, या हो सकता है कि सेम स्पीशी के मेंबर जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे हों। तो अब सिबलिंग स्पीशी में तो आपको बताया ना कि ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या होती हैं, ये आइसोलेटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला सूडोब्सक्यूरा है, ड्रोसोफिला पर्सीमाइलस है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी आइडेंटिकल हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या हैं, ये आइसोलेटेड होती हैं। अब स्टूडेंट इसमें वो बता रहे हैं कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट स्पीशीज़ जो होता है आप उनको मान लेते हैं कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन उनके अंदर स्पीशीज स्टेटस नहीं पाया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आ रहा है लेकिन हो सकता है वो सेम ही स्पीशी के मेंबर्स हों, तो वो पता चल जाए कि वो तो सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और ये एक ही तरह की स्पीशी के मेंबर्स है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट नज़र आ रहे थे, तो आपने उनको डिफरेंट स्पीशी मान लिया। तो इस तरह से डिफरेंट फिनॉन जो होते हैं वो एक सिंगल पॉपुलेशन से अक्सर बिलोंग कर रहे होते हैं, तो आप उनको सेपरेट स्पीशीज तो नहीं ना मान सकते हैं, चाहे वो कितने मर्जी आपस में एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट नजर आ रहे हों। तो मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस होना कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पीशीज एक ही स्पीशी के मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्पीशी के मेंबर्स बन गए हैं या आप उनको मुख्तलिफ स्पीशी मान लें। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी इस कंसेप्ट के अंदर कि मॉर्फोलॉजी को देखते हुए जो है वो स्पीशी को डिटर्मिन किया जाता था या तय किया जाता था कि ये स्पीशी है या नहीं है। अब इसमें देखें स्टूडेंट, तो यही कह रहा है कि ये वाले जो लोग थे यानी जो साइंटिस्ट इसके ऊपर टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट के ऊपर बिलीव किया करते थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा जो था वो डिस्ट्रॉय किया। वो इस तरह से किया क्योंकि जब भी वो एक नई तरह के फिनॉन को देख लेते थे, यानी एक ही स्पीशी की मेंबर्स की हो सकता है मुख्तलिफ शक्लें हों या मुख्तलिफ तरह की मॉर्फोलॉजी आ रही हो, तो उसको वो एक नई स्पीशी का दर्जा दे दिया करते थे। वो कौन स्पेसिफिक फिनॉन होता था। फिनॉन मीन्स कौन स्पेसिफिक मीन्स कि सेम स्पीशी का वो एक समझ लें कि मुख्तलिफ अशकाल थी या मुख्तलिफ ज़ाहरी शक्ल सूरतें हुआ करती थी। तो फिनॉन तो आप पढ़ ही चुके हुए हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स और फिनोटाइप्स दैट में अकर विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन, कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर अगर मुख्तलिफ फॉर्म्स या फिनोटाइप्स पाई जा रही हों तो उनको फिनॉन कहा जाता है। तो टाइपोलॉजिकल स्पीशी कंसेप्ट जो है इसको अभी भी अक्सर आथर जो हैं वो डिफेंड करते हैं जो थॉमिस्टिक फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं, और जब भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि वो स्पीशी को जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल फीचर्स की बुनियाद पर जो होता है वो उनको क्लासीफाई कर देते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि वो उनका फैसला करते हैं कि क्या ये सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं या नहीं हैं। This is the reference of this lecture. Thank you.